सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर लें सर। सॉरी सर, कैसे हैं आप सर? ज़बरदस्त, बिल्कुल आपने अच्छा किया ये याद करवाया। और इसकी वजह ये है कि हम सिर्फ टीवी पर नहीं आते, ये शो बाद में यूट्यूब पर होता है, जिसको जो लोग टीवी पर मिस कर जाएं उसको देख सकते हैं। अब टीवी चैनल्स के लिए यूट्यूब उतना ही ज़रूरी है जितना उनके टेरेस्ट्रियल जो रेवेन्यू है, इतना ही अब यूट्यूब से भी सर। बिल्कुल सर, वो मैं सर ट्राई कर रहा था इंट्रो के अंदर, मैं ज़रा डालूं फ्लेयर थोड़ा सा कि इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें बोल के नेटवर्क के सोशल प्लेटफॉर्म्स को। लेकिन उसकी बाकायदा तौर पे हम एक जो तजवीज़ है हम ऑडियंस को भी देंगे, हाउ दे कैन इंटरेक्ट सोशल मीडिया पे हमारे साथ, और उसकी कुछ बड़ी एक्साइटिंग चीज़ें जो है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में लोगों को मिलेंगी। लेकिन सर हम आज शुरू करते हैं सर प्रोग्राम, और उसके अंदर सर बड़ी एक ऐसा एरिया सर जिसमें हमें सर हमेशा हमने बैठ के उस पर बहुत बात की है, बड़ी रोशनी डाली है उसके ऊपर। एक बहुत बड़ा मसला है अभी फिल वक्त उसके अंदर हम रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमने उसके अंदर बहुत कुछ अचीव कर लिया सर। एविएशन इंडस्ट्री सर, आपको पता है सर, जब मेरा हाथ यूं चला जाए तो मैं किस मूड में आया होता सर? वो जिस तरह से आपने बातें की, मुझे लगा कि शायद हम फिर क्रिकेट की बात कर रहे हैं। नहीं सर, सर ये क्रिकेट में भी सर इस वक्त इस मुल्क के अंदर तमाम जो चीज़ें उनके मेरे तमाम बातें नहीं बैठती। मतलब हर जगह कोई ना कोई मसले मसाइल ज़रूर हैं। लेकिन सर तो बहुत सारी खबरें इकट्ठी हुई थी जब हम अपने शो का फ़ैसला करते हैं, रन डाउन बनाते हैं, तो उसके अंदर फिर होता है कि जी ये खबर आ जाइए, ये खबर तो हमने सोचा आज PIA और जो एविएशन इंडस्ट्री में जो तमाम चीज़ें हो रही हैं उनको क्लब भी कर लें। सर मैं शुरू करना चाहूँगा एक ट्वीट से। ये मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, सियासत का भी हिस्सा हैं, बिज़नेस कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा हिस्सा हैं। एक निजी अखबार के अंदर इनका एक कॉलम भी छपा, उसके अंदर से उन्होंने जो पर्टिनेंट बात थी उन्होंने ख़ुद से निकाल के उसको ट्वीट कर दिया। आपको पता है ट्विटर यहाँ पे कभी कभार चल जाता होता है, तो उसके ज़रिए हमें उन्होंने ये बात बताई, और ये बड़ी स्ट्रैगरिंग फिगर्स है सर। तो कहते हैं कि PIA ने रिकॉर्ड सर 88 अरब 88 बिलियन रुपीज़ का लॉस किया है 2022 में, और सिर्फ उन्होंने 45 लाख 4.5 मिलियन पैसेंजर्स फ्लू ऑन PIA 2022 के फिगर्स ये बता रहे हैं। इससे उन्होंने जो कैलकुलेटर मार के सर की है कैलकुलेशन के, जो आपका टैक्स पेयर है वो हर पैसेंजर जब PIA में बैठता है तो वो टैक्स पेयर जो है 19,500 अपनी जेब से देता है। और ये लॉसेस जो हैं सर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत इंक्रीज़ हो गए हैं, क्योंकि एफिशिएंसी भी कम है, लोग जो हैं वो ट्रैवल करना भी कम चाहते हैं PIA के ऊपर, और अल्टरनेटिव एयरलाइंस भी बढ़ती जा रही हैं मुल्क के अंदर। अब ये तो सर ऐसे ही है कि आपने किसी शख्स, जो भी शख्स एयरपोर्ट पर, वैसे ही आप चले जाएँ किसी दिन एयरपोर्ट और आप टैक्स पेयर हैं, तो जो एंट्री की लाइन नहीं होती सर, तो उस पर आप किसी भी शख्स को कहें यार आपकी ये कुछ टिकट के पैसे मैंने भी दिए, मैं आपकी, या क्रू को कहें जी कि यहाँ कुछ थोड़ा बहुत मेरी कंट्रीब्यूशन भी है। तो सर मैंने वैसे सोचा कि अगर तो ये हकीकत है, इसके अंदर ये मिफ्ता साहब का बयान है, इसको ज़ाहिर है हमने वेट किया, हमें भी कुछ ऐसी चीज़ें मिली, लेकिन ज़ाहिर है वो जो लिख रहे हैं बड़े फिगर्स उस किस्म के हैं। तो सर जो बाहर टैक्स पेयर्स हैं, अब उनको मेरे ख्याल में एक टैक्स पेयर बूथ होना चाहिए एयरपोर्ट के बाहर, जिसमें तमाम टैक्स पेयर्स बैठें और उनको रिफ्रेशमेंट्स जो हैं वो वहाँ सर्व करे PIA कि जी थैंक यू फॉर कीपिंग अस इन दी एयर। तो एक तो ये चीज़ हो सकती है सर। उसके साथ साथ सर हम बात करेंगे, आप ये भी देखिए ना कि वो टैक्स पेयर तो ऐसा शख्स है, मतलब वो गरीब आदमी जिसने कभी जहाज में सफ़र भी नहीं किया, वो भी पैसे पे कर रहे हैं PIA को उड़ता रखने के लिए। सर बिल्कुल सर, इसके ऊपर बात करते हैं। उसके साथ साथ PIA की सर एक एविएशन की स्टैंडिंग कमेटी जो है एविएशन के ऊपर, उसके ऊपर भी एक मीटिंग हुई, उसमें भी काफ़ी फैसले में, यहाँ मैंने लफ्ज़ एक्साइटमेंट और रिलैक्सेशन का यूज़ किया, उस पर यहाँ थोड़ा समझ आता है आपको। ATR जो हमारे पास हैं उनको फिर फ्लीट में इंट्रोड्यूस करने का एक फ़ैसला किया गया है, और उसके साथ सर UK रूट्स जो हैं उन पर 3 महीने का टाइम दे दिया कि 3 महीने बाद हम UK भी ओके जाएंगे। तो सर ये सारी खबरें आप पहले इस मिफ्ता साहब के बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए ये जो है ना, हमने इसी सोफ़े पर बैठ के बात की थी जब यूरोप वाले रूट्स हमें वापस मिले थे, चालू हुए थे, और हमने इस खदशे का इजहार किया था कि अब कहीं ऐसा ना हो कि इनको ख्याल आए कि अब तो हमारे रूट्स भी बहाल हो रहे हैं, तो बेचने की क्या ज़रूरत है, प्राइवेटाइज़ करने की क्या ज़रूरत है।
खुद ही चला लेते हैं। अच्छा, अब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फ्लीट ऐड करने लगे हैं। जी सर, वो जो नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी उसमें ये फ्लीट ऐड और मजीद ऐड करेंगे इसके अंदर, और 777 लॉन्ग बॉडीज़, और ये भी सर इसके अंदर कहा कि एयर फ्रांस से जो एग्रीमेंट है, ये तो अच्छी चीज़ है कि जी जब पेरिस पहुंचेगी जब हमारे PIA के, तो आगे से एयर फ्रांस फैसिलिटेट करेगा यूरोपियन बाकी रूट्स के अंदर। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सो बुनियादी मसला ये है कि हम ये एक तो ATR वाला जो था ना, जाहिर है उसमें ना अपोजिंग व्यूज़ हैं, और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ एविएशन का, लेकिन एक तबका कहता था कि ATRs जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ़ जहाज़ होते हैं। अच्छा, दूसरा तबका ये कहता था कि जी ATRs जो हैं वो अब बहुत पुराने हो चुके हैं और ज़्यादातर दुनिया अब उनको इस्तेमाल नहीं करती, तो पाकिस्तान को भी अब उनको ऑल वेदर प्लेन है, मतलब हर चीज़ में उड़ जाता होता है। बिल्कुल। और फिर जो है कुछ हादसे भी हुए। एक मशहूर हादसा था जिसमें हमारे एक पॉप स्टार का भी इंतकाल हुआ, तो उसके बाद से भी मेरे ख्याल में एक वेव सी चली कि पुराने जहाज़ों को रिटायर कर देना चाहिए। अच्छा, अब ये फिर से चलाने का फैसला हुआ है। अगेन ये ATR सेफ़ है नहीं है, वी विल लीव इट टू एविएशन एक्सपर्ट्स। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये जो फ्लीट का इजाफा हो रहा है, कोई 8 जहाज़ अभी कह रहे हैं, 8 जहाज़, तो कोई बहुत बड़ा इजाफा ये नहीं है। ये नहीं है कि ये इससे जो है किस्मत बदल जाएगी PIA की, ऐसे नहीं होगा। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये है कि हम माजी में इतनी दफ़ा इतना कुछ कर चुके हैं, तो अब बस मतलब अगर हमारी अब बाहर वाले हेल्प भी कर रहे हैं, यूरोप ने अगर हमारे रूट भी बहाल करा दिए हैं, तो मतलब ये आपको रीज़न्स मिल रहे हैं कि आप इसको प्राइवेटाइज़ कर दें। देखें, हमारे यहाँ पे एक और चीज़ जो बड़ी होती है कि हर थोड़े दिन बाद, हर कुछ अरसे बाद, कई सालों तक हम डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम जो है ना फॉरेन एक्सचेंज जो है वो उसको हमारा होता है कि जी हम अपनी मर्ज़ी का डॉलर की प्राइस रखें। इसमें आपको पता है कि डार साहब जो हैं वो बड़े मशहूर हैं कि जब भी वो होते हैं तो ऐसा ज़रूर होता है। अच्छा, हमारे बहुत से मार्क्सिस्ट जो इकोनॉमिस्ट हैं ना, वो इसकी सपोर्ट में आर्गूमेंट्स देते हैं कि जी देखें, आप इतना जो आप कह रहे हैं ना कि बस इकोनॉमी को छोड़ दो मार्केट फोर्सेस के ऊपर और मार्केट डिटरमिन करेगी कि डॉलर का रेट क्या होगा, इससे तो है वो ABCD वो पूरे गिनवाते हैं कि ये मसला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो हुकूमत जब इंटरवीन करती है मार्केट को, अगर वो फोर्स करती है कुछ जगहों पर, तो ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है। उस पर ना मेरा जवाब एक ही होता है, और वो ये है कि जी जो आप कह रहे हैं ना वो बिल्कुल ठीक है, आप हुकूमत बनाएं और आप कर लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। बात यह है कि डार साहब जब करते हैं ना, तो हमने टाइम एंड अगेन देखा है कि उसके बाद जब वो वापस स्प्रिंग के साथ डॉलर ऊपर जाता है, करेक्शन सी आती है थोड़ी। बिल्कुल, जब भी करेक्शन आती है हमारी सारी फोरकास्टिंग आउट हो जाती है। 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं, हमें अपनी इंपोर्ट्स बंद करनी पड़ती हैं, हमें इतना कुछ मतलब हम इतने अजीब से टाइम से गुजरते हैं कि वो हर साइकिल 3 साल वाला वो बड़ा ख़तरनाक होता है। तो इसलिए आप ये ना करें, और जब तक ज़ाहिर है मार्क्सिस्टों की हुकूमत नहीं आ रही, जो कि मुस्तकबिल करीब में नहीं आ रही, तो ये बेशक आप ये करें ही ना। तो इसी तरह जो PIA है ना, ये अब हमने बहुत ज़्यादा दिहाइयाँ चला के देख लिया है, इसको हर किस्म के दौर में चला के देख लिया है, इसको PMLN दौर में चला के देख लिया है, PTI में चला के देख लिया है, पीपल्स पार्टी में चला के देख लिया है, फौजी अदवार में चला के देख लिया। अब मेरे ख्याल में हुकूमत जो है ना इससे सुबकदोश हो जाए तो बहुत बेहतर है। सर बिल्कुल ये बात ठीक है सर, हमने यहीं पे एक प्रेडिक्शन सी की थी कि अब देखिए, मैं तो सर एक बड़े कन्फ्यूजन का शिकार हूँ। मुझे पहले बताया गया, और देखिए हमारा तो काम है कि हमें चीज़ें बताई जाती हैं, हम उनको फेस वैल्यू पे नहीं लेते, अपनी रिसर्च करते हैं, तज्जिया पेश करते हैं, हमारा काम ही है। जब मैं कन्फ्यूजन का शिकार बन जाऊँ ना, तो सर फिर ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक बात है। मुझे अब इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि ये जो 8 तैयारियाँ हैं, आया ये एक प्राइवेट वेंचर है जो ऐड कर रहा है इस फ्लीट के अंदर, ये हुकूमत खुद कर रही है। अच्छा चले, अगर आप कर रहे हैं, चूँकि आपके रूट्स खुल गए हैं यूरोप के, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3 महीने तक कहा जा रहा है UK रूट्स भी हमारे जो है वो मुकम्मल तौर पे बहाल हो जाएंगे, तो सर अब ये 8 जहाज़ किस किटी में से इसके पैसे जो है निकाले जाएंगे? हमें तो कहा गया था कि हमारे पास पैसे अभी नहीं है उस तरह से। तो अब एक ज़माने में ये भी बात चल पड़ी थी कि जी पंजाब जो सूबा है वो PIA को ले रहा है, KP बहुत इंटरेस्टेड था, 1-2 प्राइवेट फर्म्स भी आई। अब उसके बाद से सर आपने कोई खबर पड़ी है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कि क्या कहाँ तक बात पहुँची है? ये तो बड़ी मिसलीडिंग सी खबर है कि जी हम 8 तैयारे ऐड कर रहे हैं और 88 बिलियन मिफ्ता इस्माइल साहब के मुताबिक इसके अंदर लॉस है। तो ये बात सारी किस तरफ जा रही है? मतलब सिर्फ यूरोपियन रूट्स बहाल होने की वजह से हम 8 जहाज़ भी लें, वो भी 777s लें,
और उसके बाद मौजें हो जाएंगी। बिल्कुल, एक तो ये कि जिस वक्त ये सारा प्राइवेटाइजेशन वाला मामला चल रहा था इसी साल 2024 में, तो बैठ के हम लोग टेवे लगाते होते थे कि इस दफ़ा इस वजह से बात नहीं बनी होगी, इस दफ़ा ये मसला हो गया होगा। उसकी वजह ये कि हमसे तो कभी किसी ने शेयर ही नहीं किया। और भाई हम, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हम सहाफ़ियों से, भाई हम सिटीज़न हैं इस मुल्क के, मतलब इस मुल्क का एक एसेट है, वो बिकना है, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, हमें क्यों नहीं बताते आप? हमें तो इस तरह अंधेरे में रखा गया है कि आप लोग बिल्कुल जाहिल हो, आपको जानने का हक ही नहीं है कि इस मुल्क में हम अपने एसेट्स के साथ क्या करेंगे। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? ये जो आपने लॉस की जिक्र किया है ना मिफ्ता इस्माइल साहब का, जो फिगर आप बता रहे हैं, ये 2022 का है। उसके बाद से हर साल लॉस में इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही। तीसरी और आखिरी चीज़ कि ये जो लॉस, अगर आप ये PIA से किसी तरह जान छुड़वा लेते हैं, और हम तो इसमें बहुत अरसे से ये भी कह रहे हैं कि अगर नहीं प्राइवेटाइज होता है तो बंद ही कर लें, ठीक है। अगर आप इस लॉस से जान छुड़वा लेते हैं तो आप ये सारा जो लॉस हो रहा है, इस सारे पैसे को आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर सकते हैं। देखें, दुनिया में ऐसे कई ममालिक हैं जिनकी अपनी एयरलाइन नहीं है। दुनिया में शायद ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहाँ पे अच्छी, या मतलब हुकूमत की ये कोशिश ना हो कि लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना दी जाए, ठीक है। हुकूमत को ये सबसे पहले पता होना चाहिए, रियासत को, कि क्या उनका काम है जो कि ज़रूरी है, क्या उनका काम है जो सेकेंडरी है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ज़रा एक दफ़ा देख लें कि अच्छा यार अमेरिका में क्या हो रहा है, अच्छा यार इंडिया में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, एक ज़रा लिस्ट सी बना लें, पता लग जाएगा कि यार मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी में ऊपर है, या एयरलाइन है वो ज़्यादा प्रायोरिटी में ऊपर है। ये तो मतलब अगर आप किसी कॉलेज के 4 बच्चों को असाइनमेंट देंगे, वो आपको एक लिस्ट मुरतब करके दे देंगे। इसमें क्या मसला है सर? एक तो इसमें मसला है कि दूसरा सर देखिए, फ्लीट एनहांसमेंट जो है ना, वो कोई मतलब मैं कोई एविएशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट ज़ाहिर है लॉजिक अप्लाई करना आ जाती होती है इंसान को इस उम्र में आके। मैं जितने साल का हो गया हूँ कि 8 तैयारों का मतलब है कि उन 8 एयरप्लेन्स का एक एडिशनल अमला हायर होगा जो कि उनको रन करेगा। मतलब जो एग्जिस्टिंग आपके पास हैं, चलें वो तो ठीक है, आप उनको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने उस जहाज़ में क्रू को, पैसेंजर्स को लेके जाना है। मेंटेनेंस स्टाफ आपको चाहिए। मेंटेनेंस के लिए आपकी जो वर्कशॉप्स हैं, सर वर्कशॉप तो मैंने सुना था उन्होंने कोई डील कर ली है, वो तो बेच रहे हैं, शायद उसकी डील हो भी गई थी। अब ये 8 जहाज़ मेंटेन होंगे, इनके पार्ट्स हैं, मतलब एक पूरा जहाज़ है, वो एक पूरी चीज़ होती है जिसकी हर किस्म के लवाजमात जो है वो पूरे रखेंगे तो वो एयर वर्दी होगा। अच्छा चलें, आपने कहा जी वो भी हम कर लेते हैं सारा कुछ। सर लास्टली मुझे बताएं, फ़र्ज़ करें दिस ऑल पेज ऑफ, मैं बड़ा पॉजिटिव हो जाता हूँ, हाइपोथेटिकली आपके रूट्स भी बहाल हो गए सारे, US रूट्स भी निकल गए, कनाडा भी बहाल हो गए, UK, यूरोप, बस दुनिया ख़त्म हो गई, याद कोई आपके साउथ ईस्ट के भी बहाल हो, वेरी नाइस। और लोगों ने PIA में एक्चुअली ट्रैवल करना शुरू कर दिया, क्योंकि यार डायरेक्ट फ़्लाइट का जितना मज़ा है वो तो फिर स्टॉप ओवर वाला बंदा तो कभी भी नहीं कहेगा। और मुनासिब जहाज़ है, मतलब बेहतरीन नहीं है, दुनिया से कंपेटिटिव नहीं है, बट मुनासिब है। सर हमारे एयरपोर्ट्स जो हैं वो फ़िल वक्त इस लायक हैं कि वो कर सकते हैं। मैं सिर्फ लाहौर एयरपोर्ट की आपको बात करता हूँ, वहाँ पर 3 इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आगे पीछे लैंड हो जाए ना तो एयरपोर्ट सारा चौक हो जाता है। वहाँ पे इमिग्रेशन जो है उसके काउंटर्स जो हैं वहाँ पे आप हालात देखें क्या हैं। बैगेज में मुझे जिसकी, और सर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जो बैगेज की ट्रॉलीज़ होती हैं, मेरे ख्याल में जब ये एयरपोर्ट बना था तब जब ख़रीदी थी या बनवाई थी ट्रॉलीज़, तब से लेके आज तक ये चेंज नहीं हुई, मुझे तो वैसे ही मिलती हैं वो। उसके अलावा आपका एक जो मिसट्रस्ट है सिविल एविएशन के अंदर के, एक शख्स आपके पास पर ठप्पा लगाएगा, वो ठप्पा उसके बिल्कुल पीछे एक बंदा बैठा है, वो चेक करेंगे, दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। उसके बाद आप सामान लेंगे, वो इतना चौक हो जाता है। अच्छा उसके बाद हमें ये बताया जा रहा है कि जी बड़े ज़बरदस्त हमने ट्रैफिक और पार्किंग के मामला बड़े बेहतर कर दिए लाहौर एयरपोर्ट में। मुझे तो नहीं नज़र आते। ठीक है, मतलब पार्किंग आपने बढ़ा दी है, लेकिन वो कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है, कोई वेल थॉट आउट नहीं है, क्योंकि सर उसको आपको फ्रॉम योर जब आप निकलते हैं बाहर से लेके जहाँ तक आपकी गाड़ी फ़र्ज़ करें खड़ी है, वो रास्ता काफ़ी लंबा है, विद सामान आपने वहाँ जाना है। तो यार ये सारा कुछ जो है ये बड़ी होलिस्टिक चीज़ है। खुद ना करें, ये किसी को बुलाएं जिनकी एक्सपर्टीज़ हायर की जाएंगी, और वो इस सारी चीज़ को बैठ के डिसमेंटल करेंगे और फिर रीअसेंबल करेंगे। देखिए एक और चीज़ ये है कि जो है ना कि डायरेक्ट रूट्स से बड़ा लोगों को फ़ायदा होगा, लोग बहुत ट्रैवल करना पसंद करेंगे। ये तो आप पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं ना,
पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें इतने कम लोग हैं जो कि अफोर्ड करते हैं एयर ट्रैवल, जो ख़ास तौर पे मुल्क से बाहर जाते हैं, कि वो एक एयरलाइन की कामयाबी का बाइस नहीं बन सकते। मतलब वो आज सारे पाकिस्तानी जो यूरोप जाते हैं वो कहें कि अब हमने PIA से ही जाना है, तो भी PIA उस खसारे से बाहर नहीं आ सकता। दूसरी चीज़ ये कि बहुत अमीर मुल्क भी ऐसे हैं मेरे ख्याल में जिनकी जो एयरलाइंस हैं वो खसारे में। ठीक है, एयरलाइन चलाना जो है ना वो बड़ा मुश्किल है कि वो प्रॉफिट में हो अगर सरकार चला रही है, लेकिन उसके ना एडेड बेनिफिट्स बहुत होते हैं। देखिए, वो आप बना लेते हो, जिस तरह आपके जब रूट्स अच्छे होते हैं तो आप क्या करते हो कि लोग चूज़ करते हैं फॉरेनर्स, नॉट योर पीपल ऑफ योर कंट्री। आपका जो है एक हब बन जाता है, आपकी जो है वो ट्रैवलिंग ड्यूटी फ्री, ये वो। क्या हम उस सब के लिए तैयार हैं? क्या हम उस सब को प्लान कर रहे हैं? मतलब हम कहते हैं हम 20 साल लॉस इन करेंगे, लेकिन उसके बाद ना हम इसको ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाना है हमने, तो उसके जो लवाजमात हैं पहले वो तो पूरे करें। वो तो आपका उधर ध्यान नहीं जाता सर। एक तो वो, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें आपके इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, ड्यूटी फ्री एक बड़ी चीज़ बन चुकी है जिसमें लोग प्लान करके जाते हैं एयरपोर्ट पहले कि जी हम वहाँ शॉपिंग करेंगे, और चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। देन बेसिक क्रीचर कंफर्ट्स जो हैं वो आप जब तक मुहैया नहीं करेंगे अपने एयरपोर्ट के अंदर तो नहीं होगा। मेरे तो ख्याल में आज तक सर मैंने किसी हमारे पाकिस्तानी एयरपोर्ट में ड्यूटी फ्री तो नहीं देखा, बाकी चीज़ें तो आप छोड़ ही दें। बाला सर यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर एक और खबर डिस्कस करते हैं प्लीज़। आपको ले जाना पड़ेगा सर नादरा के दफ्तर से। आपने अब तो कुछ दफ्तर उनके 24 घंटे खुले रहते हैं, तो जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। मेरे ख्याल में तमाम दफातर को ऐसे ही होना चाहिए। 24 घंटे खुले हैं सर जी। अब आपके कुछ नादरा के दफातर ऐसे हैं जिसमें आप रात के 2 बजे भी जाएं तो वो ऑपरेशनल है, नाइट शिफ्ट चल रही होती है सर। ये बहुत बेहतरीन है। और सर बस ये सारी तमाम ऑडियंस जो हैं इस चीज़ से प्लीज़ आगाह रहें और कॉन्शियस हैं कि आपने पतलून पहन के जानी है क्योंकि शॉर्ट्स में एंट्री नहीं है सर। ये मैंने सुना है। वैसे सर्दी का मौसम है सर आजकल, तो ये मसले कम हो गए होंगे जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनके लिए। खबर सर ये है, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक निज़ाम है, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये कोई ऐसा नहीं कोई सूबाई मसला है। नादरा एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल बॉडी है, और हर सूबे में हर जगह वो सहूलियात देते हैं सिटीज़न्स को, उनकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, सिटीज़न रिलेटेड जो मसले मसाइल होते हैं, ID कार्ड्स, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, मैरिज सर्टिफिकेट्स, डेथ सर्टिफिकेट्स, सक्सेशन सर्टिफिकेट्स, हर चीज़ का सर्टिफिकेट जो है नादरा देती है, सिवाय गुड सिटीजन सर्टिफिकेट वो आपको मुतलका थाने से लेना पड़ता है सर। और वो भी सर आजकल काफ़ी उसकी भी डिमांड है कि वो करेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे होते हैं इस चीज़ के लिए। इसके हम किसी और दिन बैठ के लंबी तफसीली बात करेंगे। आपका जो ओरिजिनल ID कार्ड है वो आपकी वो डॉक्यूमेंट है, आपके बटवे में हो या आपके किसी भी जगह पड़ी हो बैग में, तो वो आपको शनाख्त देती है कि मैं इस मुल्क से ताल्लुक़ रखता हूँ। और बहुत सारी जगहों पे आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगी भी जाती है जस्ट टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। ये बात बिल्कुल ठीक है और ऐसे ही होना चाहिए। बहुत सारे सर जो काम होते हैं, आपने फ़र्ज़ करें गाड़ी ट्रांसफ़र करवानी है, आपने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, आपने कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी है, आपने कैश विड्रॉ करना है और किसी और शख्स को भेजना है, तो उस शख्स का और आपका ID कार्ड की जो फ़ोटोकॉपी होती है वो हर डॉक्यूमेंट में ऊपर टॉप लेफ़्ट या टॉप राइट कॉर्नर में स्टेपल हो जाती है। हमें बताया जाता है कि जी आप फ़ोटोकॉपी करवाने के बाद उसको क्रॉस कर देंगे और उस पर लिख देंगे उसका पर्पस क्या है, तो वो फिर बाद में किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं हो सकती। एक सर अंडर कवर स्टिंग ऑपरेशन कह लें, उसको कह लें, किसी और ने किया, मतलब हमने उसको देखा, हमने उसको समझा, लेकिन ये बात हमें पहले ही पता थी, तो उन्होंने उस चीज़ को अनकवर किया सर। मैंने वो देख ली थी डॉक्यूमेंट्री क्या एक स्टिंग ऑपरेशन था कि वो गए और उन्होंने कहा कि हमें ना इतने ID कार्ड कॉपीज चाहिए। फ़ोटोकॉपियर के पास गए कचहरी में, लाहौर कचहरी में, और उन्होंने एक सर्टन प्राइस के लिए फ़ोटोकॉपियर ने वो उनको दे दिया कि ये लें सर, ये इसकी कीमत है, आप ले लें। और ये चूँकि बात होती रहती है तो लोग फिर समझते नहीं है कि ये क्यों होता है। तो आप थोड़े बहुत पैसे करके आप किसी की भी फ़ोटोकॉपियर के पास जाएं और उनसे बातचीत करें तो आपको ID कार्ड की कॉपीज़ दे देंगे। अब ये फ़ोटोकॉपी क्यों कर सकते हैं? अब क्योंकि जो मशीन्स होती हैं उनके अंदर एक लॉग होता है जिससे आप प्रीवियस कुछ जो आपकी चीज़ें हैं उनको आप
प्रिंट आउट फिर से कर सकते हैं, वो आईडी कार्ड तो फिजिकली वापस कर देते हैं, लेकिन उसके फ़ौरन बाद आप उसके कुछ और कॉपीज़ जो हैं वो निकाल सकते हैं, ये हमें पता है। अब इससे होता ही है सर कि वो आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे लगा दें। आपका कोई घरेलू मामला है, आपके कोई प्रॉपर्टी के मामलात हैं, उसके अंदर आपने कोई शख्स है जो इज़ नॉट विलिंग टू बी पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, तो आप डॉक्यूमेंट साइन अंगूठे शूट करके एंड में रह के जाता है, आईडी कार्ड रहता है, उसको स्टेपल करें और अपना काम चला दें, विच इज़ फ्रॉड। सिर्फ चूँकि मैंने जिक्र कर दी, सिर्फ आखिरी बात करूँगा, जो थंब इम्प्रेशन भी होता है उसके ऊपर भी इतनी लीनियंसी है यहाँ पे कि जी थंब इम्प्रेशन जो है यहाँ पे कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं मौजूद कि आप उसकी वेरिफिकेशन होती हो। जहाँ पे भी आपने आज तक अंगूठे लगाए किसी भी डॉक्यूमेंट में, आपके ख्याल में वो नेशनल डेटाबेस में जाता है और वहाँ आपके बायोमेट्रिक चेक होते हैं? नो, जब आप जाते हैं और वो जो मशीन होती है जिस पे बायोमेट्रिक लगाते हैं, क्योंकि आपके नेशनल डेटाबेस में है, वो उसकी तस्दीक कर लेता है। जो आप इंक पैड पे लगा के किसी डॉक्यूमेंट पे लगा देते हैं उसका तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है। सो एसेंशियली सिक्योरिटी पेपर सर क्या रहा आपकी जेब में? आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड जिसकी फ़ोटोकॉपियाँ हो जाती हैं, और हुकूमत उसको लीगल पेपर मानती है क्योंकि वो अटैच हो जाता है किसी चीज़ के साथ, और वो फाइल जो है वो मूव कर जाती है। जी, बात यही है कि हुकूमत को अब अगर पता लग गया है और ये इतने सालों से एक चीज़ हो रही थी, तो अब इस पे इसकी रोकथाम की ज़रूरत है। अच्छा, रोकथाम जो है वो सबसे पहले तो देखें, फ़ोटोकॉपियर ने तो जो करना है बड़े लिमिटेड से उसमें स्केल पे करेगा ना। यहाँ पर तो आपको पता है कि नादरा कई दफ़ा हैक हो चुका है, ठीक है, उसमें तो पता नहीं कितना डाटा निकल गया था। तो एक तो वो वाला मसला है। दूसरा, वैसे ही अब पूरी दुनिया में अगेन मुझे बताएं, हर चीज़ के लिए आईडी कार्ड की कॉपी कौन मांगता है? मतलब कुछ जगहों पे वो कहते हैं, अमेरिका वगैरह में भी कहते हैं जी लाइसेंस दिखा दें, आप बस दिखा देते हो फिजिकली लाइसेंस, वो देख लेते हैं बंदा भी ये और लाइसेंस भी वो है, तो बात ख़त्म हो जाती है। आपने जिस तरह कहा ना कि ट्रांसफ़र और ये वो, चले कैश डिपॉजिट के भी मुझे समझ में आती है, ठीक है, कि वो देखना चाहते हैं कि कौन डिपॉजिट करा रहा है। जब चेक, क्रॉस चेक एक अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में जा रहा है, उसमें वो मेरे से क्यों आईडी कार्ड की कॉपी मांग रहा है बैंक वाला? मतलब इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि डिपॉजिट कराने कौन आया, जब आपको ये भी पता है कि वो किसके बैंक अकाउंट का है और किसके बैंक अकाउंट में जा रहा है? तो फिर अब आपको आईडी कार्ड, यहाँ पे ऐसी चीज़ के लिए आईडी कार्ड की कॉपी मांगी जाती है कि जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। और मुझे पता है एग्जैक्टली कि क्या क्या फ्रॉड हो सकते हैं। मतलब जो एक सबसे छोटा फ्रॉड है वो तो ये हो सकता है कि आपके नाम की सिम निकल सकती है, और ये एक बड़ी ख़तरनाक बात होती है, बहुत खतरनाक। उसकी वजह ये है कि जिस किस्म के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जियो फेंसिंग, खुदा ना खास्ता कोई और दहशतगर्दी का मामला, आपकी नाम की सिम इस्तेमाल हुई है, तो आप तो पता नहीं कितने अरसे के लिए फंस गए। बट हैविंग सेड दिस, अब दूसरी तरफ भी तो आप देखें ना कि यहाँ पे पाकिस्तान में वैसे ही आपके काम इतने स्लो होते हैं, और उसमें बीच में अगर आप ये फटा डाल दो कि नहीं मैंने आईडी कार्ड की अपनी कॉपी नहीं देनी, यहाँ आप बैठ के उसको क्रॉस करने लग जाओ। सो अब तो मतलब देखें सर, हम बैठ के टीवी पे इसके ऊपर बात तो कर रहे हैं, लेकिन अब शायद स्टैंडर्ड प्रैक्टिस तो आपकी और मेरी भी यही है कि बस हमसे कोई मांगता है आईडी कार्ड की कॉपी तो हम यूँ करके पकड़ा देते हैं, बल्कि यहाँ तक कि हम तो व्हाट्सएप पे भेज देते हैं कि यार वो देख लो, खुद ही प्रिंट करके जहाँ पे लगानी होगी लगा देना। तो यहाँ पे तो वही बात है कि अगर हमारे साथ फ्रॉड नहीं हो रहा तो ये बस अल्लाह की मेहरबानी है, बाकी हम अपना सारा कुछ दे चुके हैं सर, डेटा दे चुके हैं। ये अगेन सर बाकी दुनिया में कई ममालिक में, यूके ऐसा एक मुल्क है जहाँ पे, यूएस भी ऐसा मुल्क है जिसमें नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर उनके अवाम जो है वो एहतजाज करते हैं कि जी हम नहीं बनवाएंगे। वो इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करते। वो तो कहते हैं जी कि मेरी आइडेंटिटी जो है जब मौका आएगा और मुझे प्रूव करनी पड़ेगी तो आप करें ना, मैं क्यों प्रूव करूं? आपको इस चीज़ की तस्दीक करनी है कि मैं फलाने मुल्क का शहरी रिहायशी हूँ या नहीं हूँ, उसकी तस्दीक आप करें। अगर आपको आपके सिस्टम में नहीं आ रही तो फिर मैं खुद फिज़िकली आ जाऊँगा ताकि इस मसले को हम रिजॉल्व कर लें। वहाँ आईडी कार्ड्स नहीं होते, यहाँ पे होते हैं। अच्छा सर, दूसरा एक इशू है इसके अंदर, वो ये है कि आईडी कार्ड, जैसे आपने जियो फेंसिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आप किसी शख्स को अगर आप ट्रेस कर लें और उनके फ़ोन कॉल से फिर वो सिम ट्रेस हो जाए, सिम से आईडी कार्ड निकला है, उस आईडी कार्ड पे दो एड्रेस होते हैं, एक आपका मुस्तकिल एड्रेस जो होता है और एक का मौजूदा जो होता है आपका। अब सर मैं इतने लोगों को जानता हूँ कि जब वो 18 साल के और उनके आईडी कार्ड बने तो उनका मुस्तकिल और मौजूदा एड्रेस जो है वो सेम है, और उस घर में वो पिछले 15 साल से रहा ही नहीं, किसी ने चेंज भी नहीं कराया। जब वोट करने की बारी होती है तो वो उधर ही जाके वोट डालते हैं जहाँ हमेशा से डाल रहे हैं। तो ये आप कोई, ये तो सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नादरा के दफ्तर जाए
और जाके चेंज करवाया अपना एड्रेस। वो इतना आसान नहीं है ना, मैंने बहुत साल करवाने की कोशिश की, मैं नहीं करवा सका। मैं जाके कहता था कि ये जो मेरा एड्रेस लिखा हुआ है ये तो अब घर भी एग्जिस्ट नहीं करता, इधर तो दुकानें बन गई हुई हैं। वो कहते थे कि जी नहीं, वो जो आपके वालिद साहब का एड्रेस होगा वही आपका एड्रेस होगा अनटिल और अनलेस यू गेट मैरिड। क्योंकि जब आप शादी हो गई ना आपकी, यहाँ तो आप प्रॉपर्टी खुद ओन करते हो, फिर हम एड्रेस बदलेंगे, वरना जब आपकी शादी हो जाएगी तो फिर आप हेड ऑफ फैमिली हो जाओगे, फिर आपका एड्रेस हम चेंज कर देंगे। सर यानी कि अब लोगों को शादियां करनी पड़ेगी सर एड्रेस करने के लिए। सर आप एक दफ़ा मुझे सिर्फ याद करके बताएं कि आप निकर में तो नहीं गए थे, आप पैंट्स में गए थे सर, और फिर भी उन्होंने ना कर दी। तो अब सर देखिए, वो ये मसले तो है ना, किसी का भी आईडी कार्ड जो है अगर उसकी कॉपी, ये बेसिकली उन्होंने इश्तिहार भी नादरा ने शाया किया कि खबरदार कि थोड़ा सा आप इसमें चौकस हो जाएं कि भाई आपने इस चीज़ को नहीं करना। भी कैसे, अब हर एक जगह है मेरा काम फंसा हुआ है, किसी ने कहा यार कॉपी लगाएं और काम आपका चला देता हूँ, मैं फ़ाइल आगे कर देता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, नहीं यार मेरा आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है मेरे साथ, तो मैं काम नहीं करवाऊँगा अपना। ऐसे तो कोई सोचता नहीं सर इधर। तो सर ये अब अगेन इसको नादरा इटसेल्फ, गवर्नमेंट, दे शुड बी ए बेटर सिस्टम। गाड़ियों की खरीदो फरोख्त और ट्रांसफ़र के अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम बन गया ना। अब आप जब तक बायोमेट्रिक अपना अंगूठा नहीं लगाएंगे और उसका वही जो सॉफ्टवेयर है बैक एंड का, वो उसकी तस्दीक नहीं करेगा, गाड़ी ट्रांसफ़र आपकी नहीं हो सकती। अब ये चीज़ होगी, पहले तो गाड़ी भी हो जाती थी ना आईडी कार्ड कॉपियों के ऊपर। इसी को हर जगह लगा दें, मतलब बैंकों में पड़े होते हैं वो, आप हर टेलर के पास लगा दें, आप जो प्रॉपर्टी का है उसके ऊपर लगा दें, मतलब सेम जब आपने लेनी है वहाँ लगा, हर जगह जब ये चीज़ लग सकती है तो तब इस चीज़ को करना चाहिए। यकीनन सर इसका आपसे पॉइंट आपके ब्रेक के बाद लेते हैं, यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं प्लीज़। सर कल के रोज़ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब जो हमारे DGISPR हैं, उन्होंने इस साल की 5th जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें थी जो उन्होंने डिस्कस की। आया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल में टोटल थी कोई 91-92 मिनट्स की, जिसमें आई थिंक 23 से 24 मिनट उन्होंने अपने जो पॉइंट्स थे उनमें से 2 चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और बाकी क्वेश्चन एंड आंसर्स थे। सो ज़्यादा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतन था, जो ज़ोर था वो वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स के जो TTP के जो टेररिस्ट्स हैं, जिनको पाकिस्तान पे जो अटैक्स करते हैं, दहशतगर्दी जो करते हैं, उनको जो सेफ़ हेवन दिया हुआ है अफ़गानिस्तानी सॉइल जो है, उसके ऊपर एक बड़ा स्ट्रिक्ट स्टांस दिया फ़ौज पाकिस्तान के जो मेन स्पोक्समैन हैं उन्होंने। और उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि अगर आप तरजीह देते हैं अफ़गानिस्तान जो है इन दहशतगर्द अनासर को पाकिस्तान के ऊपर, जो कि एक ब्रदर मुस्लिम स्टेट अपने आप को कहता है अफ़गानिस्तान के साथ, और हमने वहाँ पे पीस कीपिंग के लिए काफ़ी हमारे चीज़ें हैं, काफ़ी कुर्बानियाँ हैं, तो अब बेसिकली वो पॉलिसी है कि फिर हम भी जो हैं इसके जवाब में जो उनके लफ्ज़ थे वो ये थे कि वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इस मामले को ठीक करने के लिए। TTP एक बैंड आउटफिट है पाकिस्तान के अंदर, और उसके साथ साथ उसके जो भी चीज़ें हैं, आप KP की बात कर लें, आप बलूचिस्तान की बात कर लें, वहाँ इसी साल जो है काफ़ी चीज़ें जो हैं दहशतगर्द के अटैक्स हुए हैं, तो उस सारी मद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद थोड़ा सा तस्करा इस चीज़ का भी हुआ, जो 9 मई की सज़ाएँ दी गई हैं, हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, 25 लोग जो थे उनको सज़ा दी गई थी, अभी परसों के रोज़ 60 और उसमें ऐड हो गए, इसमें 10-10 साल उनकी कैदें हैं काफ़ियों की, और इसी तरह 10, 4, 6 इसी तरह करके वो है। तो इन दोनों चीज़ों में से ज़रा बात कर लेते हैं, एक PTA वाली बात भी कर लेंगे, लेकिन पहले जो DGISPR साहब की जो ये स्टेटमेंट थी अफगानिस्तान के ऊपर, और वो भी बड़ी सख्त थी। हाँ जी, होनी भी चाहिए। जी बिल्कुल, और वो हमें जो है अब थोड़ी सी क्लैरिटी नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि माजी में आपको पता है कि जब बेसिकली ये जो अमेरिका जिस वक्त अफ़गानिस्तान को छोड़कर गया, तो उस वक्त यहाँ पर कुछ हलकों में बड़े जश्न मनाए गए और सोचा ये जा रहा था कि चीज़ें बहुत हमारे कंट्रोल में हैं, और जो ज़रा पढ़ा लिखा तबका था वो तब यही कहता होता था कि जी चीज़ें इतनी कंट्रोल में नहीं हैं और इतने जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बैकलैश पाकिस्तान को फेस करना पड़ा उसका। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि अब जो है क्लैरिटी जो है नज़र आ रही है, जो आप हमारी जो इस वक्त क़यादत है उसके अंदर। तो ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है नंबर 1 चीज़ पे, और रियासत जो सोच रही है उसको आवाम के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है।
सो आवाम को पता होना चाहिए कि उनकी जो क़यादत है वो क्या सोच रही है, आगे का क्या लाए अमल होगा, ताकि वो उसके लिए तैयार रहें। एंड नो सरप्राइजेस प्लीज़। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और देखिए ये अच्छी एक चीज़ होती है, हम देखें ना, एक ऐसा फोरम है, मैंने जैसे जिक्र किया, ये 5th प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की दिस ईयर। तो ये एक बाकी सहाफ़ती कम्युनिटी जो है उनको एक 1-on-1 इंटरेक्शन करने का मौका मिल जाता है डी साहब से, जो भी DG होते हैं उस वक्त। और इसके अंदर असल में मैंने जैसे कहा कि ये टाइम लाइन मैंने इसलिए बताई कि 23 मिनट्स के उनके बयानात थे सारे, और फिर बकाया 91 मिनट जब पूरे हुए तो वो थे कोई Q&A। सो ये एक तरीका जो है ना सर प्रेस कॉन्फ्रेंस हैंडल करने का, ये बहुत अच्छा है। मतलब मैं इसको इसी तरह लेके जाता हूँ जो आज से कुछ महीने पहले तक हमने एक वीडियो देखी थी, हमारी जो पंजाब की स्पोक्स पर्सन अज़मा बुखारी साहिबा, है दो टोटली डिफरेंट थिंग्स, बट इन ऑर्डर टू कंडक्ट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस आप प्रेस के लिए बहुत इन्वाइटिंग होती हैं, जिससे इस केस में है। दूसरा होता है कि जी जो उन्होंने बात की कि देखें जी मैं इसकी किस्म की तड़ी नहीं लगा रही है आपको, लेकिन अगर आपने कोई अजीब करीब सवाल पूछे CM साहिबा से तो मैं आपको नौकरी से भी फिर कुछ ना कुछ करवा सकती हूँ। तो एक वो स्टाइल होता है, तो ये स्टाइल हमें बेहतर लगता है। और अगेन जैसे आपने कहा कि क्लैरिटी रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, इसी चीज़ के अंदर ये टॉप न्यूज़ रही कल के दिन। और इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हमें उनका जो मौक़िफ़ है उससे आगाह करते हैं, विच इज़ अगेन जो हर शहरी का भी एक राइट है टू नो कि जी आप क्या सोचते हैं। एक अच्छी बात। बाकी जरा आ जाते हैं PTI के ऊपर। तो सर अब सारी सर ये चीज़ होगी। मुझे सर एक चीज़ मैंने नोटिस की, अब आप मुझे करेक्ट मी अगर मैं गलत कह रहा हूँ, कि पहले जो 25 ये सज़ाएँ अनाउंस हुई थी जिनमें हमने इसी शो पे बैठ के बात भी की थी, उसके बाद अब ये 60 मोर है, और इसमें जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं उनकी, उसके अंदर एक स्टांस जो है वो बड़ा क्लियर है कि हमने उन सब जो लोग जो हमने बड़ी तफ्तीश करने के बाद आइडेंटिफाई करके उनकी सज़ाएँ दी हैं उनको, वो उस पर कोई अब सॉफ्ट पॉलिसी नहीं है, उस पर पॉलिसी हार्ड ही है, ये रिग्रेस जेल है। तो इसके अंदर जो इमरान खान साहब के भांजे हैं शायद हसान न्याजी, वो भी उनका भी नाम आया इसके अंदर, और दीगर लोग भी हैं इसके अंदर। तो स्टांस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, नंबर 1। लेकिन सर इसके अंदर एक और डिबेट पैदा होती है इस 60 वाले में। मुझे लगा कि थोड़ा सा जो डिस्कशन कह लें उसको, या मीडिया के ऊपर थोड़ी सी इसकी कॉन्वर्सेशन, हालांकि लोग ज़्यादा हैं, डबल से भी ज़्यादा हैं लास्ट वाले को, थोड़ी कम रही है। एक इस पॉइंट पे मैं आपका चाहूँगा है। दूसरा सर, अभी तक जो इल्ज़ामात हैं कि जो मास्टरमाइंड्स थे इसके, इन दोनों लिस्ट्स में 60 एंड 25 85 टोटल जो हैं, उनमें उनका नाम नहीं है। मतलब PTI की टॉप टियर लीडरशिप इसके अंदर नहीं है, हमारी PTI खुद इसमें नहीं है। इसके अंदर बाकी भी जो लोग, जो कहा जाता है कि जो इमरान खान को जो कहा जाता है मुबैना कि जी उनको इस तक जगह तक लाने के लिए जिनको मास्टरमाइंड कहा जाता है, वो उनके भी कोई जिक्र नहीं है इसके अंदर। तो एहतसाब अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, और उसके अंदर एक राउंडेड अप्रोच होनी चाहिए। लेकिन जाहिर है हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है हम उस पर बात कर रहे हैं, हम किसी चीज़ पे शक नहीं कर रहे कि ऐसा होगा नहीं। शायद आने वाले कुछ दिनों में उसके ऊपर भी फैसले आ जाए। जी, जो आपकी बात है ना कि इस दफ़ा दूसरी दफ़ा में उतनी बात हमें नहीं होती दिखाई दी जितनी पहली दफ़ा में दिखाई गई थी, उसमें शायद एक वजह तो ये है कि पिछली दफ़ा जो 25 की लिस्ट थी वो सारे सिविलियंस थे। इस दफ़ा तो रिटायर्ड बीच में आर्मी ऑफिसर्स भी हैं जिनके नाम हैं, जो कि जिनको सज़ाएँ हुई हैं। तो एक तो जाहिर है कि जब वो एक मैसेज ये गया है सिर्फ सिविलियंस को नहीं, हम जो हमारे साथ मुंसलिक रहे हैं उनको भी दे रहे हैं, तो एक तो वो उस मैसेज की वजह से ऐसा हो सकता है। और साथ साथ जनरल फैज़ भी चल रहा है, और दूसरी जाहिर है नोवेल्टी फैक्टर तो कम हो जाता है ना। मतलब एक चीज़ जब एक दफ़ा हो जाती है तो वो नोवेल्टी फैक्टर उसके ख़त्म हो जाती है, फिर आप जब सेकंड टाइम वही करते हो तो वो एक ज़रा कम न्यूज़ बनती है। सो ये मुझे लगता है कि एक वजह हो सकती है कि जब 25 लोगों का नाम आया था तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई थी, इंटरनेशनल एक सिनेरियो क्रिएट हुआ था इसमें। बिल्कुल, जो वो बेसिकली जो 60 लोगों को जो उसके बाद सज़ा हुई है, दैट वाज बेसिकली अ फॉलो अप ऑफ दैट, एक कंटिन्यूएशन थी। बिल्कुल फर्स्ट न्यूज़। अब दूसरा सर ये देख लें कि अगेन सीनियर लोग तो नहीं है, ये हमने पहले भी बात की थी लेकिन दोहराने में कोई हर्ज नहीं है इसको, कि ये जो बात है ना, अब जिसे आप और मैं एक हद तक डिसएग्री करते हैं कि जब आपने लिख के दे दिया कि अब सियासत से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ला ताल्लुक़ी इख्तियार कर ली है सियासी जमात से, तो अब मेरे पीछे कोई ना आए, तो ये तो बड़ी एक सर क्या कहना चाहिए, बड़ा इजी वे आउट है। और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि कल को जब आप
पावर पे वापस आते हैं, फ़र्ज़ करें पीटीआई, तो इनकी वापस इनको ले लिया जाए, दाखिल हो जाए फिर से पार्टी के अंदर। ये तो बड़ा सर एक अजीब सी चीज़ मुझे लगी है। मैं अभी तक सोचता हूँ कि ये जो 85 लोग जिनकी हम बात कर बैठे हैं अभी, इनके पास ये सहूलत नहीं है। अच्छा, यही मैं तो अगेन हमारे पास अंदर की तो कोई ख़बर है नहीं, मैं यही होप करता हूँ कि ये ऑफ़र मिली सबको हो कि जी आप आज शर्मिंदा हो जाएं, छोड़ दें तो हम आपको जाने देंगे, माफ़ी मांग लें। अगर अगेन जिस तरह से आपने कहा कि टॉप लीडरशिप को ये मिली सहूलत और नीट नहीं मिली, तो ये फिर ज़्यादती की बात है। हाँ, अगर कोई उसके बाद अड़ गया और उसने कहा कि नहीं मैं तो ये ऑफ़र लेना ही नहीं चाहता, तो वो तो फिर जाहिर है मतलब मुल्क होता है, मुल्क की एक रेट होती है, वो फिर रेट अपनी इस्तेमाल करती है। तो अगेन मतलब होप मेरी यही है कि ऑफ़र सबको हुआ था, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो फिर तो ये ज़्यादती है कि टॉप लीडरशिप के को जो है आप एक आसानी, एक ऑप्शन मिल गई कि आप चाहें तो ये कर लें, चाहें तो वो कर लें, और नीचे वाले को नहीं मिली। सो ये एक प्रॉब्लम हमेशा रहेगा, इसको कभी ना कभी एड्रेस भी करना पड़ेगा, इसका कोई ना कोई नैरेटिव भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिर भी बात है कि अभी तक तो अगेन कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग इस पे हो नहीं रही, और वो 2-3 वजूहात की बिना पे नहीं हो रही कि एक तो इस वक्त सब लोगों को पता है कि रियासत ने एक सख्त स्टांस लिया हुआ है, तो जब रियासत सख्त स्टांस ले लेती है तो ज़रा लोग थोड़े से कॉशियस हो जाते हैं। दूसरी चीज़ अगेन कि वो इकॉनमी जो है ना थोड़ी सी बेहतर हो रही है, तो इसलिए भी लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे, लेकिन कल को खुदा ना खास्ता कोई ख़राबी इकोनॉमी में आए तो दोबारा से सवाल जन्म लेंगे, फिर से बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है सर। अगेन ये एक डेवलपिंग सारा मामला है। अगेन ये थोड़े लिए हमारे लिए भी एक ऐसी टेरिटरी है जो कि हम भी उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आगे जाके देखते हैं। अल्लाह खैर करे, सब कुछ आगे जाके बेहतरी के लिए अमनो मान रहे। बार हमारा वक्त तो हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।